हेलो प्यारे बच्चों, आज आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम लोग आज तीसरे अध्याय का ये महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं, जहां हम लोगों ने देखा था कि मुद्रा और बैंकिंग। आप देख रहे हैं विद्याकुल परिवार में बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल का चैनल, और जिसपे मैं विशाल विक्रम सिंह इकोनॉमिक्स आपके सामने लेकर के आया हूं। आइए मुद्रा बैंकिंग का वो वाला टॉपिक जहां पर हम लोगों को बात करनी है आज मुद्रा की मांग व आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो मुद्रा की मांग व आपूर्ति वाला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस कारण से इंपॉर्टेंट है, यहाँ फैक्ट बहुत बनते हैं और जो फैक्चुअल चीजें होती है ना, वो यहां से देखने को मिलेंगी। और यहाँ बहुत बारीकियों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझते हुए किस प्रकार से मुद्रा का मापन किया जाता है, वह चार विधियां कौन कौन सी हैं, जिसमें हम M1, M2, M3, M4 की बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आखिर में मुद्रा की मांग के वह घटक कौन कौन से हैं, वह तत्व कौन कौन से हैं जहां पे मुद्रा की मांग की जाती है। साथ ही साथ हम देखेंगे किन्स का वह सिद्धांत जहां पे उन्होंने मुद्रा की मांग और आपूर्ति की भी बात की है, उस ग्राफ को भी देखेंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग पहले मुद्रा की मांग फिर मुद्रा की आपूर्ति की चर्चा इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मुद्रा की मांग वाली कंडीशन में और मुद्रा की मांग को अगर हम देखें तो डिमांड ऑफ मनी जिसको कहते हैं, ये इंटर के अर्थात बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, टॉपिक भी है। मुद्रा की मांग से आशय होता है कि मुद्रा की वह मात्रा जिसे लोग तरल या नगद के रूप में ज्यादा पसंद करें। अर्थात मनी तो आप पहले से जानते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तरलता होती है इसमें, लिक्विडिटी। और इसी रूप में अगर वह तरल या नगद के रूप में बनी है तो उसे हम मुद्रा की मांग के रूप में देखते हैं। डिमांड फॉर मनी मीन्स डिमांड ऑफ मनी फॉर कीपिंग इन कैश इन लिक्विड फॉर्म। कैश इन लिक्विड फॉर्म, इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि मुद्रा की वह मात्रा जो तरल के रूप में हो, लोगों के हाथ में हो, उसे हम मुद्रा की मांग के रूप में देखते हैं। ये बातें यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। अब मुद्रा की मांग संबंधित बहुत सारे विचार आए और विचारों में हम लोग क्लासिकल युग को देखते हैं। क्लासिकल के बाद में कैम्ब्रिज युग के अर्थशास्त्रियों की भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं क्लासिकल देखा, कैम्ब्रिज वालों को देखा, और फिर बाद में किन्स आते हैं और किन्स के बाद किन्सोत्तर काल आता है, उनकी भी बात होती है कहीं ना कहीं मुद्रा के कॉन्सेप्ट के रूप में, मुद्रा की डिमांड को व्याख्यायित करने के रूप में। लेकिन हम यहां पर किन्स की थ्योरी की बात करने वाले हैं, जो सिलेबस में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए किन्स की थ्योरी को हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो किन्स ने अपनी बुक में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में ये बात लिखी और इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि आखिर में मुद्रा की मांग क्या है। तो जनरल थ्योरी जैसा कि आप जानते हैं 1936 में आई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहले बात जान लेना है, किन्स की बुक बहुत बार पूछी गई बोर्ड एग्जाम में। तो 1936, एक तो ये पब्लिशन डेट क्या है, नाम क्या है, द जनरल थ्योरी से शुरू होता है, किसने लिखी, तो किन्स ने लिखी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। यहां पर किन्स ने ये बात बताई कि आखिर में मुद्रा की मांग के कितने प्रकार हो सकते हैं, उसके उद्देश्य कितने हो सकते हैं। तो यहाँ तीन उद्देश्यों की उन्होंने चर्चा की है। तीन उद्देश्यों में कौन कौन से, जिसके कारण से लोग मुद्रा की मांग करते हैं, वो उद्देश्य हैं तीन रूप में। एक तो लेन देन का उद्देश्य है और दूसरा है सुरक्षात्मक रूप में। एक तो ये हो गया लेन देन है और एक है सुरक्षा, सिक्योरिटी के रूप में, और तीसरी जो बात इन्होंने कही वह है सट्टेबाजी के रूप में। तो ये तीन पॉइंट हैं जहां पर इन्होंने ट्रांजैक्शंस मोटिव्स की बात की, प्रिकॉशंस की बात करी, प्रिकॉशनरी मोटिव्स एंड स्पेकुलेटिव मोटिव्स, लेन देन का उद्देश्य, सुरक्षा उद्देश्य और सट्टेबाजी का उद्देश्य। तो ये तीन मुद्दों को रखा उन्होंने कि कोई व्यक्ति अगर मुद्रा की मांग करता है या मुद्रा की मांग बढ़ती है, तीन उद्देश्यों के रूप में बढ़ती है। आइए वन बाय वन इनको हम लोग समझते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है। तो अगर हम ट्रांजैक्शन मोटिव्स की बात करें, लेन देन उद्देश्य की बात करें, तो आप जानते हैं कि मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण रूप क्या निभाती है, वस्तु विनिमय के रूप में निभाती है। तो यही बात यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन की है कि लेन देन के रूप में लोगों को आय की निश्चित निश्चित समय पर मिलती है। तो जो उसकी आय होती है वो एक निश्चित समय पे
किसी की भी इनकम हो निश्चित समय पे मिलती है अगर वो रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं है, वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में है। तो इस रूप में अगर वो मिलती है तो उन्हें व्यय भी प्रतिदिन करना पड़ता है। भाई अगर उनको एक निश्चित समय में सैलरी आ गई लेकिन व्यय तो प्रतिदिन है ना, तो इस रूप में बहुत सारे लोग होते हैं भाई, पर डे मिल रही, पर डे वो व्यय कर रहे हैं। तो एक तो पर डे बेसिस पे होते हैं और डेली बेसिस जिसको कहते हैं, और एक जिसका मंथ के बाद में सैलरी आती है, अर्थात वह कहीं नियोजित रूप में सर्विस में है। तो इस रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन व्यय प्रतिदिन होता है। इसलिए आय प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतराल को पाटने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी आय का कुछ हिस्सा नगद के रूप में रखना चाहते हैं, अर्थात लेन देन उद्देश्य के रूप में रखना चाहते हैं, नगद के रूप में रखना चाहते हैं। लेन देन के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग को, लेन देन के उद्देश्य से मुद्रा की मांग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। तो एक तो है आय के उद्देश्य से, इनकम मोटिव्स, और दूसरा है व्यवसाय के उद्देश्य से। आय का उद्देश्य मतलब जहां से हमारी इनकम हो, व्यवसाय के उद्देश्य से व्यवसायी लोग अपने साधनों पर तथा संसाधनों पर व्यय करते हैं उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो दो टाइप की लेन देन के उद्देश्य में दो टाइप इन्होंने रखा। एक तो कहा कि कहीं ना कहीं वह उद्देश्य प्राप्ति में व्यवसाय उद्देश्य के लिए, दूसरा है आय उद्देश्य, इनकम एंड बिजनेस मोटिव्स। तो दो पॉइंट यहां ध्यान रखना है, लेन देन के ही उद्देश्य में दो सब पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं हमको व्यवसाय और आय दिखाई देता है। व्यवसाय और आय को अगर हम लोग समझें तो पॉइंट 1 अगर कहता है उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकता तथा रोजमर्रे की चीजों को खरीदने के लिए, रोजमर्रे की, और रोजमर्रे की चीज किससे रिलेटेड होगी, जाहिर सी बात है आवश्यकता से होगी। भाई रोजमर्रे की चीज अगर हमको बिस्किट लेना है, हमको पेन लेना है, कॉपी लेना है, या पर डे हमको पेट्रोल डलाना है, ईंधन जिसको कहते हैं, तो वो तो भाई रोजमर्रा की चीजें हो गई। तो इस रूप में चीजों को खरीदने के लिए जिस मुद्रा की मांग, जिस मुद्रा के मतलब हो गया जो हमारे दैनिक की आवश्यकताओं को, रोजमर्रे की जिंदगी में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको खरीदने के लिए यूज हो, तो जिस मुद्रा की मांग की जाती है उसे आय उद्देश्य से प्रेरित मुद्रा, आय उद्देश्य से प्रेरित मुद्रा को मांग कहते हैं। यह बात ध्यान रखना, यह था पॉइंट नंबर 1। तो लेन देन के उद्देश्य में पॉइंट नंबर 1 था कि कहीं ना कहीं आय उद्देश्य से प्रेरित मुद्रा। अब इसमें हमको पर डे के दृष्टिकोण से जो चीजें खरीदी जाएंगी उनको यहां रखा जाएगा। दूसरा है अगर व्यावसायिक उद्देश्य से, कौन से उद्देश्य से, व्यावसायिक उद्देश्य से की गई मुद्रा की, ठीक है, मांग। और इस रूप में हम लोग कहां देखते हैं, कच्चा माल खरीदने में, मजदूरी भुगतान करने में, जहां जहां मुद्रा की आवश्यकता होती है व्यवसायियों द्वारा मुद्रा के भुगतान किया जाता है इन चीजों पर। जैसे मान लो अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वस्तु निर्माण करना है, तो वस्तु निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, वस्तु निर्माण के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वस्तु निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन क्या है, तो वो फैक्टर है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, और इस पर होगा खर्च। तो अगर व्यापारियों द्वारा चाहे कच्चा माल खरीदा जाए, मजदूरी का भुगतान किया जाए, भूमि पर रेंट दिया जाए, लगान दिया जाए, इसको सभी को अगर लेकर के बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो भुगतान इत्यादि किया जा रहा है, इस तरीके से व्यवसायियों द्वारा नगद मुद्रा की मांग को व्यवसायिक उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग कहते हैं। लेन देन के उस उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग आय अर्थात वाई पर निर्भर करती है। इस वाई को यहां से समझते रहिएगा, तभी अभी किन्स का जो सिद्धांत है उसका जो ग्राफ देखेंगे वहां इसकी जरूरत लगने वाली है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि सबसे पहले तो हमने कहा, फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा कि लेन देन उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग, और लेन देन के उद्देश्य से जो मुद्रा की मांग की गई है उसमें दो सब पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो व्यवसायिक है और आय के उद्देश्य है। तो पहला है आय के उद्देश्य। आय के उद्देश्य का मतलब है कि हमको प्रतिदिन की जरूरत की आवश्यकता की वस्तुओं का खरीद विक्रय करने के लिए जो मुद्रा पेमेंट कर रहे हैं। और दूसरा है व्यवसायियों द्वारा कच्चा माल खरीदने में, मजदूरी का भुगतान करने में,
पूंजी पर ब्याज देने में, भूमि का रेंट देने में, जो भी चीजें साधनों पे व्यय हो रही हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग व्यावसायिक उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग कहते। अब आइए दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहे हैं, सुरक्षात्मक उद्देश्य से। तो सुरक्षात्मक उद्देश्य क्या है, सुरक्षा उद्देश्य कैसे होगा, ठीक है, प्रिकॉशनरी मोटिव्स। तो ये क्या होता है कि अगर अनिश्चित या जोखिमों से भरा अगर जीवन है, ये तो बात सही है कि अनिश्चितता भी है और कहीं ना कहीं जोखिम भी है, तो इस तरीके से लोग भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करते हुए कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास करते हैं, मतलब जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और जीवन जीने की कंडीशन में वे बचत करने और सुरक्षा करने का भी उद्देश्य रखते हैं। अपनी आय का इस रूप में वे कुछ नगद हिस्सा कहां करते हैं, सुरक्षा के रूप में, अर्थात नगद के रूप में रखना चाहते हैं। आय का हिस्सा वे एक हिस्सा नगद के रूप में रखेंगे। किन्स ने माना कि आय का एक हिस्सा वे लेन देन में खर्च करेंगे, और तीसरे स्थान पे उन्होंने माना कि आय के उद्देश्य से अपने आय का एक हिस्सा वो कहीं ना कहीं सट्टेबाजी के रूप में खर्च करेंगे। तो यहां जो बात हो रही कि आय का एक हिस्सा नगद के रूप में रखेंगे अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि भविष्य अनिश्चित और जोखिमों से भरा है। बीमारी हो, दुर्घटना हो, बेकारी हो इत्यादि से सुरक्षा के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उसे हम कहीं ना कहीं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की प्रेरित मांग कहते हैं। अब ध्यान रखना है, हम जीवन बीमा देख लें और जीवन बीमा के साथ साथ कोई भी ऐसे टर्म्स कंडीशन देख लें जहां पर हम पेमेंट करते रहते हैं कि भाई एक फिक्स डिपॉजिट कर दें या सावधि के रूप में हम लोग जमा करते रहें, ठीक है, मंथली या 6 मंथ पर, 4 मंथ पर, अगर हम इस तरीके से जमा कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड तैयार होता जा रहा है और एक समय के बाद हमको कहीं ना कहीं वह लाभ पहुंचाएगा, या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुई जहां ये बात लिखा है ना प्रिकॉशनरी मोटिव्स, दुर्घटना घटित हुई जो कि वह हमको जोखिम से बचाने वाला है, वो पूरा का पूरा पैसा। तो इस रूप में हम लोग चाहे दुर्घटना बीमा हो, बीमारी स्वास्थ्य बीमा हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ठीक है, ये सभी के लिए अगर हम मुद्रा का निवेश करते हैं या बचत करते हैं या उसमें व्यय करते हैं तो इसको कहीं ना कहीं सुरक्षा उद्देश्य से प्रेरित मुद्रा कहते हैं। आई होप कि इसका दूसरा उद्देश्य भी आपको समझ में आया होगा। जहां पहला था लेन देन के उद्देश्य से, 2 पॉइंट हमने देखे, और दूसरा है कहीं ना कहीं सुरक्षा के उद्देश्य से। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और तीसरे पॉइंट की अगर ये बात की जाए तो इसको कहते हैं सट्टेबाजी के उद्देश्य से, स्पेकुलेटिव मोटिव्स। स्पेकुलेटिव मोटिव्स का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग अपने साधन मुद्रा से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये अधिक लाभ वाली स्थिति है। हम अपने पास पैसा रख करके क्या करेंगे, अगर पैसा कहीं ऐसा जा रहा है जहां ब्याज दरें ज्यादा हैं, और ब्याज दर ज्यादा होने की कंडीशन में अगर हमको पैसा ज्यादा मिल रहा है, अर्थात ब्याज ज्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में हम अपने पास मुद्रा रखने के बजाय हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो इसे सट्टेबाजी के रूप में देखा जाता है, जहां बाजार में प्रचलित या अपने पास रखने से ज्यादा अगर मुद्रा का ब्याज, मुद्रा इन्वेस्ट होने पे ब्याज अधिक मिल रहा है, ब्याज दरें ज्यादा हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र बिंदु वो ब्याज दरें हो जाती हैं लाभ कमाने के दृष्टिकोण से, तो उसे सट्टेबाजी स्पेकुलेटिव मोटिव्स कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। बहुत लोग अपने साधन मुद्रा से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, अधिक लाभ का उद्देश्य है, तो इसे सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग कहते हैं, ठीक है। और बाजार की प्रवृत्तियों से अधिक लाभ कमाना होता है, क्या कमाना होता है, जो मार्केट में आपकी मुद्रा का वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा, और ज्यादा की कंडीशन में वो वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां रेट ज्यादा मिले, ब्याज दर ज्यादा हो। इसी कारण से एक बात यहां समझने वाली है, हाँ, लोग बॉन्ड खरीदते हैं, आपने सुना होगा, लोग प्रतिभूतियां खरीदते हैं, ठीक है, लोग बैंकों में अपना जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट, और चाहे वो सावधि जमा हो कि भाई इतने दिनों बाद, ये 20 साल बाद इतने रुपए इंटरेस्ट लगा करके 5 लाख जमा किया, 20 लाख मिल जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो अपने पास रखने के बजाय अब लोगों का जो रुख होगा, रुझान होगा, अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से बाजार कीमतों से ज्यादा बढ़ करके वहां इन्वेस्टमेंट उनका होता रहेगा। तो इसका मतलब है
कि बाजार में तरलता, लोगों के पास तरलता कम होगी और मुद्रा का जो वेग होगा, मुद्रा का जो प्रवाह होगा वो बैंकों की तरफ या सट्टेबाजी, उसको जहां एक नाम दिया गया इकोनॉमिक्स में स्पेकुलेटिव मोटिव्स, उस तरफ ज्यादा होगा। तो चाहे बॉन्ड खरीदे, चाहे बैंकों में हम निवेश कर दें, जमा कर दें, इसे सट्टेबाजी के रूप में यहां जाना गया है। सीधा इसका मोटिव है कि अधिक लाभ अर्जित करना। भविष्य में बाजार में सबसे अधिक लाभ को ध्यान में रखते हुए सट्टेबाजी उद्देश्य से प्रेरित मुद्रा की मांग को की जाती है। और इस संबंध में किन्स ने ठीक ही बात कही है, और उस बात को हम लोग किस रूप में जानेंगे? देखिए क्या कह रहे हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव्स इज द डिजायर ऑफ अर्निंग। कैसी है ये डिजायर? अर्निंग की डिजायर है, टू प्रॉफिट बाय नोइंग बेटर देन मार्केट, ठीक है, व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग फोर्थ। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मार्केट से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं और निवेश करते हैं, तो इस रूप में कुछ सट्टेबाजी के रूप में किन्स ने परिभाषित किया है। देखते हैं, जब ब्याज की दर अधिक होती है, जब ब्याज की दर रेट अधिक हो जाए, रेट बढ़ जाए, तब सट्टेबाजी उद्देश्य से प्रेरित की गई मुद्रा की मांग कम हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, यहां मुद्रा की मांग इन्होंने कहा कम हो जाएगी, मतलब क्या है कि अभी इसको ग्राफ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर जो फ्लो है लोगों के हाथ में मुद्रा, वह कम हो जाएगी। वह जिधर ब्याज दर है, जो भी ब्याज दर जो संस्था दे रही है, उधर मुद्रा की फ्लो बढ़ जाती है। इसी तरीके से लेकिन अगर ब्याज दर कम है, लेकिन अगर ब्याज दर कम हो गई, रेट अगर कम हो गया, तो इस पर उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग अधिक हो जाती है। मतलब यह है कि मुद्रा लोगों के हाथ में ज्यादा होगी, मार्केट में ज्यादा होगी, ना कि उस संस्थान में, क्योंकि उसने ब्याज रेट कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। यही बात किन्स ने यहां कही। लोग अपने मुद्रा को अधिक लाभ वाले उस क्षेत्र में, इंस्टीट्यूशन में लगाना चाहते हैं जहां उन्हें अधिक लाभ की प्राप्ति हो जाए, संभावना दिखती है कि जहां अधिक लाभ हो। इस तरह सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग ब्याज सापेक्ष, इंटरेस्ट इलास्टिक होती है, ब्याज के सापेक्ष ही घटती बढ़ती। क्लियर हुआ इतनी बात? तो ये हो गई 3 बातें, और 3 बातों में हम लोगों ने जो बातें समझी वो इसी प्रकार से थी। आइए हम लोग एक बात ये करते हैं कि किस तरीके से किन्स ने इन बातों को समझाने का प्रयास किया। तो जो किन्स की बातें हैं वो उन्होंने क्या बताया कि 3 आधार को उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। 3 आधार कौन कौन से हैं? तो एक तो उन्होंने कहा कि मुद्रा लेन देन के लिए है, लेन देन का उद्देश्य है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मुद्रा कहीं जाती है तो वो सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए, सुरक्षा उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और तीसरी बात अगर उन्होंने कहा तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सट्टेबाजी, स्पेकुलेटिव सट्टेबाजी के रूप में जाती है, अर्थात बैंकों की तरफ इसका रुख ज्यादा होता है और सट्टेबाजी के रूप में एक उद्देश्य के रूप में देखा जा सकता है। तो अगर लॉन्ग टाइप में यह क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा की मांग के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट किन्स ने बताए हैं, तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है। अगर ये तोड़ करके पूछता है कि किन्स द्वारा दिया गया उद्देश्य मुद्रा की मांग में कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक उद्देश्य को स्पष्ट करता है, वर्णन कीजिए, या कहीं ना कहीं उसमें सुरक्षात्मक के साथ साथ सट्टेबाजी शामिल होती है, विवेचना कीजिए, तो आपको इन्हीं दोनों पॉइंट को बता देना है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ग्राफ के हिसाब से कैसे समझेंगे? तो इन्होंने एक्स और वाई एक्सिस रखा, और एक्स वाई पर अगर एक्स की बात की जाए और वाई पर, तो यहां पर ओ इन्होंने माना, और ओ के साथ साथ इन्होंने एक ऐसा पॉइंट माना, एक ऐसा बिंदु माना जहां पर ये कह रहे हैं, जहां पर इनका मानना था कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक पॉइंट माने आधार रेखा के रूप में, तो ये पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं रुका हुआ मिलता है, स्थिर मिलता है। और अगर हम इस पर आय की बात करें और यहां पर रेट की बात करें, ब्याज की बात करें, ब्याज दर की बात करें, तो ये आर हो गया, मींस यहां आर था। अगर इस रूप में हम लोग देखें कि किस तरीके से ये चीजें बढ़ती
बढ़ती हैं, तो इसे हम लोग किन्स के ग्राफ के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह मुद्रा की मात्रा होगी, ये मात्रा है, अमाउंट ऑफ मनी। तो मुद्रा की मात्रा को अगर हमको देखना है मनी को, तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे कि अगर रेट यहां फिक्स है तो एक आधार है, सारी चीजें निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रेट हमने बढ़ा दिया, रेट हमने R1 बढ़ा दिया, अगर यहां तक कर दिया, तो जो दूसरा ग्राफ बनेगा इसके साथ साथ वो इस रूप में बनेगा। फिर अगर यहां से बात की गई तो मुद्रा का कहीं ना कहीं जो फ्लो है वो बढ़ करके नहीं, वो घट जाएगा। मुद्रा का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस रूप में हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर हम R1 की जगह, बढ़ाने की जगह, वृद्धि की जगह अगर इसे डाउन कर दिए, R2 कर दिए, ब्याज दर अगर कम कर दी, तो यहां से मुद्रा की मांग, फ्लो, इधर मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब लोगों के हाथों में पैसा चला जाएगा, सट्टेबाजी में वो नहीं लगेगा, इधर की तरफ नहीं जाएगा। तो इस रूप में हमको E1 भी मिलता है, E2 भी मिलता है। ये हमको ये इंडिकेट करता है कि मुद्रा की मात्रा या मुद्रा प्रवाह किधर की ओर होगा। तो अगर रेट बढ़ रहा है तो मुद्रा घट रही है, ये M1 की स्थिति हो गई, और ये M2 की स्थिति हो गई। अगर R1 मतलब रेट बढ़ा, बैंकों में जिस भी संस्थान में, जिस भी स्थान पर रेट बढ़ जा रहा है, तो मुद्रा की मांग अर्थात उधर की ओर फ्लो बढ़ जाएगा। ये अगर मार्केट माने लोगों के हाथ में पैसा नहीं रह जाएगा, इधर की तरफ निवेश बढ़ेगा। अगर ये रेट डाउन कर दिया गया, R2 हो गया, तो आज मुद्रा की मांग कम नहीं, मुद्रा की मात्रा कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। मतलब लोगों के हाथ में पैसा वो निवेश करना, या इस लालच में जिसमें वो कह रहे थे कि हम किसी अधिक लाभ पाने की, कम समय में अधिक लाभ पा जाए बाजार से अधिक, तो उनका निवेश उधर नहीं होगा क्योंकि आज रेट डाउन हो गया है। और इस तरीके से किन्स ने इस ग्राफ को समझाने का प्रयास किया। और जहां पर इसको हम लोग अगर कनेक्ट कर दें, अगर इसको हम कनेक्ट करना चाहें एक पॉइंट से, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक कहीं ना कहीं ग्राफ दिखाई देता है जो किन्स द्वारा बताया गया। ये 3 पॉइंट थे, उसी के आधार पर। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक पॉइंट और आता है जिसको हम इस रूप में समझने का प्रयास करते हैं। L बराबर होता है L1 प्लस L2। और कहीं ना कहीं फिर एक बात आती है, वह किस रूप में आती है, इसको पहले एक्सप्लेन कर लेंगे। L यहां पर क्या है, L2 क्या है। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, इसी तरीके से अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, तो ये तो मुद्रा की मांग हो गई, ये कुल मांग वाली स्थिति हो गई। और कुल मांग के बाद कहीं ना कहीं L जो है, जो इसकी बात कर रहा है L1 की, अगर L1 को हम लोग निकाल के लाएं तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेन देन व सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग। और इसी के साथ साथ अगर L2 की बात कर लें, L2 की बात करें तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं सट्टेबाजी, सट्टेबाजी के उद्देश्य से, उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग। तो कहीं ना कहीं L1 और L2 इस रूप में हमको नजर आते हैं, L1 L2 हमको नजर आते हैं। तो L बराबर कुल मांग यहाँ पे बराबर हुई, चाहे वो लेन देन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुद्रा की मांग हो या फिर सट्टेबाजी के रूप में मुद्रा की मांग हो। तो यहाँ पर L1 और L2 इस रूप में इसे परिभाषित करते हैं। L बराबर हो गया L1 प्लस L2 के रूप में हम लोग देखते हैं। अब जो दूसरी बात है, जो दूसरी बात है वो क्या है, अगर हम पूर्ति की बात करें, अगर हम पूर्ति की बात करें तो यहाँ M हो जाएगा, ये लिक्विडिटी को एंट्री कर रहा है, ये मनी को कर रहा है। अगर मुद्रा की पूर्ति की बात करें तो M1 प्लस M2, ये क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए भाई। अगर वो कहीं ना कहीं मुद्रा की मांग 3 चीजों पर है,
लेन देन, सुरक्षा और सट्टेबाजी के रूप में, तो पूर्ति भी तो इन्हों पे होगी, लेन देन के लिए और सुरक्षा के लिए मुद्रा की पूर्ति, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की पूर्ति। अब देखो जो यम है M1 की बात अगर हम लोग करें, M1 की बात करें तो M1 की बात किस रूप में होगी, कुल आपूर्ति बराबर M1 क्या दर्शा रहा है, तो ये सुरक्षा भी दर्शा रहा है और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं लेन देन की स्थिति भी दर्शा रहा है। सुरक्षा और लेन देन के रूप में मुद्रा की गई आपूर्ति, प्लस M2 जो दर्शाएगा वह कहेगा सट्टेबाजी के रूप में, स्पेकुलेटिव सट्टेबाजी के रूप में। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, सट्टेबाजी के उद्देश्य से की गई पूर्ति, सप्लाई ऑफ स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये एक तो हो गई कुल आपूर्ति, किन दोनों तीन उद्देश्य से, सुरक्षा और लेन देन के उद्देश्य से की गई पूर्ति, सट्टेबाजी के उद्देश्य से की गई पूर्ति। तो ये बातें आपको एक्सप्लेन करके बता देनी है इस सूत्र के आधार पर। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी मांग हो रही है वह तीन दृष्टिकोणों से हो रही उद्देश्य से। L1 में हमने लेन देन और सुरक्षा को रखा है, चाहे वह मांग की बात हो। L2 में हमने सट्टेबाजी का उद्देश्य रखा है, मांग की बात है। पूर्ति में हम लोग M की बात करें, भाई मनी से ही उसकी पूर्ति होगी। सुरक्षा और लेन देन को M1 कह रहे हैं, M2 को कह रहे हैं सट्टेबाजी के रूप में। तो M2 और M1 इक्वल टू M और L1 L2 इक्वल टू L। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए इस रूप में। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आप अब इसके बाद में अगर जो दूसरा पॉइंट आया वो आ गई मुद्रा की पूर्ति। हमने तो L1 L2 के रूप में मांग और पूर्ति M1 M2 के रूप में भी देख लिया, L1 L2 M1 M2। अब पूर्ति को हम लोग कुछ इस आधार पर देखते हैं, आखिर मुद्रा की पूर्ति होती क्या है। तो मांग को हमने जो किन्स ने बताया, केवल किन्स को हमने देखा, उसमें उन्होंने लेन देन को बताया, सुरक्षा को बताया और कहीं ना कहीं सट्टेबाजी के रूप में मुद्रा की मांग की स्थिति बताई। लेकिन पूर्ति कब कब होती, कौन पूर्ति करेगा, तो इससे पहले वाली क्लास में अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देखें, वहां हमने मुद्रा के कई प्रकार बताए थे। जब मुद्रा पढ़ाई थी, मुद्रा में हमने क्या बताया था कि मुद्रा में कहीं ना करेंसी होती है, फिर धातु की मुद्रा होती है, प्लास्टिक की मुद्रा होती है और बैंकिंग की भी मुद्रा हमने बताई थी। जहां फिएट बताया, बैंक मुद्रा बताया था और कहीं ना कहीं हमने आपको कमोडिटी मनी बताई थी। तो एक तो बनावट के आधार पे, चाहे करेंसी हो, कागजी मुद्रा हो, धातु की मुद्रा हो, प्लास्टिक मनी हो, डिजिटल मनी हो, ये बनावट के आधार पे बताई। और एक बताया था हमने तीन प्रकार, कमोडिटी, फिएट मनी और बैंक मनी। आज वहीं से रिलेटेड ये पूर्ति भी है। आरबीआई जो अपना मौद्रिक प्राधिकरण है वह कहीं ना कहीं मुद्रा का निर्गमन करता है, छापने का काम करता है, मुद्रा की आपूर्ति करता है। तो एक तो ये बात हो गई कि मुद्रा की आपूर्ति कर रहा है, तो वहां से मनी आई, सप्लाई हो गई। फिर दूसरी बात है जो बैंकों में मनी जमा है, जिसको हम बैंक मनी कह रहे थे, जब मांग जमा डीडी की बात होती है वह भी देखी जाती है। इसके साथ साथ हम अगर देखें तो एक तो सावधि जमा होती है, एक फिक्स डिपॉजिट होती है, एक करेंट अकाउंट के रूप में भी होता है, बचत जमाएं भी होती है, सेविंग वाली। और ये कहीं ना कहीं हमको डाकघरों में अलग अलग संस्थाओं में भी देखने को मिलती है। इसी रूप में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं कहां कहां से मुद्रा की आपूर्ति हो सकती है और मुद्रा को मापने वाले तरीके कौन कौन से हैं, आरबीआई ने बताए हैं। आइए, तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए करेंसी, नोट या सिक्के हो, करेंसी हो, ठीक है, नोट हो या सिक्के हो। अब इसके साथ साथ अगर मौद्रिक प्राधिकरण से क्वेश्चन बने, मौद्रिक प्राधिकरण से क्वेश्चन गए, तो मौद्रिक प्राधिकरण भारत का क्या है जरा बताइए, तो वो है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में बना। और इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं मुद्रा के किसकी बात करता है, निर्गमन की बात करता है, छापने की बात करता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, छापेगा और इस तरीके से मुद्रा की पूर्ति हो, किस रूप में, करेंसी, नोट और सिक्के। लेकिन जहां सिक्कों की बात है, जो करेंसी नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक छापता है, जबकि अगर सिक्कों की बात करें तो
भारत का ये मौद्रिक प्राधिकरण है, लेकिन सिक्कों को भारत सरकार के रूप में जारी किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 1 रुपए की अगर बात करें तो 2 जगह से हमको सिक्के प्राप्त होते हैं, मुद्रा का आपूर्ति प्राप्त होती है, सप्लाई प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि किस किस रूप में नोट आती है। तो एक तो पॉइंट हो गया करेंसी हो गई, ठीक है। दूसरा हो गया कहीं ना कहीं सिक्के हो गए आपके सामने, सिक्कों की बात हम लोग कर लें, सिक्के हो गए, एक तो ये हमने बताया था। फिर एक बात होती है कहीं ना कहीं आपके सामने कि वो बैंक मनी हो, बैंक मनी हो, और बैंक मनी में डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। तो बैंक मनी हो, सिक्के हो या करेंसी हो, और इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा हो, या बैंकों ने 2 रूपों में आरबीआई के पास कुछ जमा कर रखा हो और या फिर अपने पास रखा हो। यहां उस चीज को देखने वाले हैं कि मुद्रा की आपूर्ति किस रूप में की जा रही है। आइए, ऐसी जमा को मांग जमा कहते हैं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान किया जाए। हम जब सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खोलते हैं, आपको पता होगा, तो हमारे को एटीएम जारी किया जाता है जिसको प्लास्टिक मनी कह रहे हैं आजकल, और उससे जब भी हमने जो जमा किया, चाहे वो एटीएम से हो, डायरेक्ट पेमेंट हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब खाताधारी को बैंक उसके मांग पर भुगतान कर दे तो इसको मांग जमा कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। करेंसी नोट, ठीक है, करेंसी या नोट कह लें, सिक्कों के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते, ठीक है, एक तो सेविंग अकाउंट हो गए और एक चालू खाते करेंट अकाउंट को भी मुद्रा कहा जा सकता है। किस रूप में कहा जाता है? क्योंकि इन खातों से आहरित चेकों द्वारा क्या होता है? संव्यवहार होता है, मतलब चेक से हम भुगतान कर सकते हैं, इसलिए इसको हम मुद्रा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। अन्य जमा जैसे अवधि जमा, हमने कहा था ना, सावधि जमा जो फिक्स अमाउंट होते हैं, निश्चित अवधि के लिए जिसको जमा किया जाता है, आवधिक जमा भी कहते हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं मुद्रा की आपूर्ति का काम करता है, पूर्ति करता है, कहीं ना कहीं सप्लाई करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा की मांग की तरह मुद्रा की पूर्ति भी एक स्टॉक परिवर्तन है। भाई स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अब ध्यान रखना, एक निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम में अगर उसको हम स्टॉक कहें तो एक निश्चित समय में कितनी मुद्रा है उसे हम स्टॉक के रूप में देखते हैं, वाली कुल मुद्रा को ही मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को, अब ध्यान रखना है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कहीं ना कहीं मुद्रा की आपूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में बयान करता है, एक्सप्लेन करता है। क्या क्या है? M1, M2, M3, M4। आइए एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहां से फैक्ट बनता है और फैक्ट पे सभी लोग अपनी नजर गड़ाए रखना, यहां से चूकना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित रूपों में प्रभावित करते हैं। एक तो M1 हो गया। अब ध्यान रखना, CU जो आपके पास करेंसी है और कहीं ना कहीं डिमांड डिपॉजिट, हमारे हाथ में जो पैसा है, जो बाजार में चल रहा पैसा और जो बैंक में जमा है, तो 2 चीजें, करेंसी हो, नोट हो, सिक्के हो हमारे पास, जो हमारे पास हैं, जिसका हम पर डे उपभोग करेंगे, लेकिन एक डिजिटल रूप में है जो हमने बैंक में जमा कर रखा, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, चेक के द्वारा निकालेंगे या फिर एटीएम से निकालेंगे। तो ये दोनों चीजें M1 में आती है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जनता के पास चलन में रखी गई मुद्रा, ठीक है, चाहे वह सिक्के हो चाहे वह नोट हो, बैंकों में जमा और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां, ये सब इसमें शामिल की जाती हैं। आइए पॉइंट 2 पर जाते हैं। M2 के अंतर्गत M1 तो रहेगा ही, CU और DD, प्लस डाकघर में जो बचत जमाएं हैं वह भी इसमें काउंट की जाएंगी। मींस M1, CU और DD के साथ साथ डाकघर में बचत जमा, डाकघर में बचत जमा। ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसको कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड बनाएगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा पॉइंट है कि M1 तो यहां भी है, मतलब CU और DD, और इसके साथ साथ व्यवसायिक बैंक। ध्यान रखना, यहां व्यवसायिक बैंकों की बात की जा रही है, और यहां पर निवल जो आवधिक जमा है, जिसको आप FD कहते हो ना, फिक्स डिपॉजिट,
ये बचत जमाएं थी, सेविंग, और सेविंग का दूसरा रूप है जो कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट है। तो व्यावसायिक बैंकों में जो निवल जमाएं हैं, फिक्स डिपॉजिट है, साथ साथ CODD वो 3 में आता है। तो M1, M2, M3। अब M4 में चलते हैं। यहां फिर आपको क्या देखने को मिले, जो डाकघर होगा। तो M2 में डाकघर, बचत जमाएं, M4 में भी डाकघर, लेकिन वहां सावधि जमा FD होती है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। M3 को रखेंगे। M3 मतलब क्या, व्यावसायिक बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट, M1 CUDD, और प्लस इसके साथ साथ डाकघरों में बचत संस्थाओं की कुल जमा राशि। तो ये हो गया M4। अब ये सभी चीजें आपको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, ये वही बात लिखी, करंट जो करेंसी लोगों के हाथ में जो करेंसी नोट सिक्के हैं, DD मतलब व्यावसायिक बैंकों में जो रखी गई निवल मांग है। निवल मांग का मतलब ये हो गया कि निवल शब्द से बैंक के द्वारा रखी गई लोगों की जमा का ही बोध होता है, जितना भी लोगों ने जमा कर रखा, इसलिए मुद्रा की आपूर्ति में शामिल किया जाता है। निवल मतलब जो लोगों के द्वारा बैंकों में जमा किया गया धन है। बात क्लियर है। जो छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अकाउंट में, हमारे पासबुक में जरूर देगा इतने लाख रुपए हैं, जिसका ट्रांजेक्शन हम ऑनलाइन कर सकते हैं चेक के द्वारा। क्लियर। तो निवल मतलब हो गया जितना भी रखा गया धन है बैंकों में लोगों के द्वारा, ये हो गया निवल। अब आपको यहां से बहुत पॉइंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। M1 क्या है, M2 को क्या कहते हैं, M3 क्या है, सबसे तरल क्या है, ये बात आइए समझने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। और इसे देखने का प्रयास कीजिए, बहुत हिसाब से देखिएगा। एक पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं नोट में। अंतर बैंक जमा क्या है, जब व्यावसायिक बैंक दूसरे व्यावसायिक बैंक में अपनी मुद्रा रखते हैं या मुद्रा की पूर्ति रखते हैं, तो उसको हम अंतर बैंक जमा कहते हैं। एक व्यावसायिक बैंक दूसरे व्यावसायिक बैंक में जो पैसा रखते हैं, ठीक है, और मुद्रा की पूर्ति के भाग रूप में इसे नहीं देखेंगे। कभी भी अगर यह ऑप्शन में रहे कि अंतर बैंक जमा को भी कहीं ना कहीं हम लोग मुद्रा की आपूर्ति रखते, नहीं, एक बैंक दूसरे बैंक में दे दिया तो वो तो अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है ना, इसको कभी भी मुद्रा की पूर्ति नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना है। CUDD डाकघरों में जमाएं और व्यावसायिक बैंकों में बचत जमाएं, डाकघरों में भी बचत जमाएं या आवधिक जमाओं को ही रखा जाता है, ये बात ध्यान, इसके अलावा कोई चीज नहीं रखी जाएगी। ठीक, आइए M1 और M2 को क्या कहते हैं, संकुचित मुद्रा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। M1 M2 को संकुचित कहते हैं, ध्यान रखना, संकुचित कहते हैं, ध्यान रखना, संकुचित कहते हैं, दिमाग में छप जाना चाहिए। M3 M4 को व्यापक कहते हैं। M1 M2 ऊपर वाले दोनों, CUDD प्लस दूसरे वाले में कहीं डाकघरों में जो जमाएं थी, बचत जमाएं, इनको हम लोग रख रहे हैं। और इसी तरीके से इसमें M3 M4 में, एक में क्या था, व्यावसायिक बैंकों में जो आवधिक जमाएं, M4 में क्या था, M4 में क्या था, डाकघरों में जो फिक्स अमाउंट था। तो इसको कहीं ना कहीं व्यापक मुद्रा कहते हैं। संकुचित मुद्रा M1 M2, व्यापक मुद्रा M3 M4। ध्यान रखिएगा, ये कोटियां लगातार घटते हुए क्रम में दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं, आइए देखते हैं। मतलब इनके कहने का है, जो M1 है वो समव्यवहार, ठीक है, यूज में सबसे ज्यादा तरल है, और इसका मतलब है कि जो M4 होगा वो सबसे कम तरल होगा। घटते हुए क्रम में इन्होंने कहा था। तो M1 सबसे ज्यादा तरल, M2 M3 M4 की तरफ जाएंगे तो ये सबसे कम तरल हार्ड होता जाता है। क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। M1 सबसे तरल और M4 सबसे कम तरल। M3 की बात करें, मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण तरीका है, सबसे साधारण रूप है, इसे समस्त मौद्रिक संसाधन कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि M1 क्या है, M2 क्या है एक साथ, M3 M4 क्या है एक साथ, सबसे कम तरल कौन है और सबसे ज्यादा तरल कौन है, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। M1 में किसे शामिल करेंगे, M2 में किसे शामिल करेंगे, M3 में किसे शामिल करेंगे और M4 में किसे शामिल करेंगे, बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मुद्रा के मापन का जो RBI ने 4 स्टैंडर्ड घोषित किया है वो भी पूछा जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। और आगे हम लोग क्या देखेंगे, आज का अभ्यास प्रश्न, और आज का अभ्यास प्रश्न जो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी कि मुद्रा की मांग क्या है, डिमांड, जो किन्स ने बताया 3 आधार, लोग लेन देन के रूप में, लोग सुरक्षा बीमा के रूप में करते हैं, कहीं ना कहीं जहां ब्याज ज्यादा देखते हैं तो सट्टेबाजी के रूप में स्पेकुलेटिव बॉन्ड खरीद लेंगे या बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, बताया।
मुद्रा की आपूर्ति के रूप में आपने 4 बड़े पैमाने देखे, जहां पर M1 देखा आपने, M2 देखा, M3, M4 देखा, ये पैमाने थे। इसी रूप में हम लोग यहां से 2 क्वेश्चन लेकर के आए, जो आप लोग कहीं ना कहीं कमेंट्स बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। निम्न में संकुचित मुद्रा कौन सी है? अगर पूरा सेशन ध्यान से देखा होगा तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, M1, M2, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से आज के अभ्यास प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन है, जिसका हमें इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का। इनमें से किसे व्यवहार के लिए सबसे तरल माना जाता है? सबसे तरल, अभी कहा ना कि ये घटते हुए क्रम में है, M1 से लेकर के M4 तक, वहीं से आंसर है। M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, इनमें से सभी हैं। आई होप आपको ये पूरा सेशन मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये सभी विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कक्षा 12th के, उनके लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।